नमस्कार मित्रों। ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा जो PYQ की श्रृंखला चल रही है। तो इसमें 10 इयर्स के PYQ मैंने सॉल्व करने की बात कही थी, तो उसमें एक पार्ट, तो तीसरा ये पार्ट होगा। अभी जो मैंने सुबह में एक सेशन लिया था उसमें 18 क्वेश्चन हो गए थे, कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन 18 क्वेश्चन की शेष है। तो यहाँ से हम इस पार्ट को शुरू करेंगे। तो सभी लोग एक पेन और एक कॉपी ले लें, जो महत्वपूर्ण कुछ ऐसे बिंदु आ जाते हैं वो नोट करते चलेंगे। और इससे अच्छी हमारा जो पढ़ाई का समय हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। PYQ बहुत ही ज़रूरी सेक्शन है हमारी पढ़ाई का। उससे हमें एकदम सटीक जानकारी मिलती है कि हमें कैसे क्या करना है, क्या होना है, और यही घूम पर फिर करके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब लाइक शेयर करेंगे तभी आपको ये सब कुछ सीखने का अच्छा लाभ मिलेगा। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मेरा 80 नंबर वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन शेष है, तो इसको मैं यहाँ से शुरू करूँगा। चलिए, देखिए इसमें ऑप्शन बी सही था, तो हम एक्सप्लेन सीधा शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए, वे शकों के अनुसार नहीं, शकों के अनुकरण पर आधारित थे। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के संदर्भ में सफल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु अगर नोट करना चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। इन मुद्राओं का वजन लगभग 30 से लेकर के 33 ग्राम तक होता था। तो हमारे जो ऊपर ऑप्शन दिए थे, तो पहला और दूसरा ठीक है, बोथ ठीक, दोनों सत्य हैं और सही है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऊष्मागतिकीय डायनोमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ठीक है, ए में हीरा, 2 में है फ्लोरीन और ग्रेफाइट कोयला। तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है ग्रेफाइट। उसे काला शीशा भी कहा जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का क्या है? सुचालक। ठीक है, सुचालक का मतलब ये होता है कि इसमें विद्युत बड़ी तेजी से सप्लाई हो सकती है और दौड़ सकती है। कुचालक वो होता है जिसमें विद्युत जो है सप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे इंसुलेटर का मतलब ये मान लो कि कुचालक है। जब हम चीनी माटी का इंसुलेटर, उसमें क्या रहता है? इंसुलेटर चीनी माटी रहती, तो उससे करंट उसमें जो है सप्लाई नहीं होता है। हीरा, क्लोरीन और कोयला कार्बन के अपरूप हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना है। ए पर है दूध सागर, बी पर है बरकाना,
सी पर है खंडाधार और टी पर है पलानी। तो ये भारत के जलप्रपात हैं चारों। और इन जलप्रपातों की अवस्थिति के बारे में इस पे नंबर 1 है कर्नाटक, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है गोवा। ठीक है, तो इसका सही सिमुलेट होगा दूध सागर। कहाँ है? गोवा में है ये जलप्रपात। बरकाना है कर्नाटक में। ठीक है, और खंडाधार है उड़ीसा में और पलानी है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन इस हिसाब से हमारा फर्स्ट नंबर का सही है। चलिए 21 को देखते हैं। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो ये टी माल्थस ने इसका किससे संबंध है तो इसको देखते हैं। नंबर ए पर है निर्धनता से, नंबर बी पे है जनसंख्या से, नंबर सी पे है बेरोजगारी, नंबर सी है 4 है अर्थशास्त्र से। तो ये नंबर बी में जनसंख्या पर आधारित है। टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत के आधार पर ही जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या ज्योमेट्री दर 1, 4 और 4, 8 और 16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर 1, 2, 3 और 4 से बढ़ती है। ठीक है, तो ये इनका सिद्धांत था। नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? तो इसमें ए पर दिया हुआ है कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों में उल्लंघन से संबंधित है। नंबर बी में दिया हुआ है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। तो हमारा ये बी नंबर का ही यूनाइटेड किंगडम पार्टी गैट स्कैंडल क्या है? तो ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी ग्रेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 ठीक है मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है और बोरिस जॉनसन पर कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा था और 40 से अधिक सांसदों ने इस स्कैंडल के आरोप से उनसे इस्तीफा मांगा, जिसकी वजह से उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना उन्हें करना पड़ा। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। ठीक है, यानी कि उन्हें त्यागना पड़ा। बेसिलस हीमोफिलस एंजाइमा इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा कारक है। ए इन्फ्लुएंजा का, बी छोटे बच्चों और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क के एक बुखार का स्वरूप है और सी है निमोनिया का और डी है इसमें वूपिंग कफ यानी काली खांसी का। ठीक है, तो अब ये किस प्रकार का इन्फ्लुएंजा है ये बताना है। तो ये बी और सी, बी व सी, ठीक है ना,
बच्चों में एक प्रकार का बुखार और निमोनिया, ये दोनों से संबंधित है। बैसिलस हेमोफिलस एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस यानी कि मस्तिष्क का ज्वर और निमोनिया का कारक होता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणुजन्य संक्रमण है जिससे नाक, गला और फेफड़े में संक्रमण हो जाता है। नवजातों में काली खांसी का कारक बोटेला एवं पार्टूसिस जीवाणु होता है। आयोग ने इसमें जो है डी को ही आंसर माना है, ठीक, काली खांसी को। ठीक, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अगला इसमें निम्नलिखित में कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गृह गैस नहीं है। चलिए वो हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट। हाँ, एक एक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा और साफ सुथरा दिखाई भी देगा। कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, आर्गन। तो ये कौन सी है? आर्गन। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड आदि आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया? तो ये कौन सा ऑपरेशन था? तो ये सब हम लोग जानते हैं, ऑपरेशन गंगा था। ठीक, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था फरवरी 2022 में। यूक्रेन में रूस की युद्ध की गतिविधियां तेज होने के कारण इस युद्धग्रस्त देश से भारतीय नागरिकों को निकालने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया था। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से भी ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी समझना जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो वो है फुटपाथ विक्रेता, मतलब जो फुटपाथों पर छोटी छोटी दुकानें लगा करके बेचने का काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के बाद पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार की पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूह से शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 तथा उससे पहले की बैंडिंग कर रहे थे। ठीक है। इस योजना में फुटपाथ विक्रेता को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी, मतलब जो उन्हें धंधा व्यापार के लिए राशि दी जाएगी, जो कार्यशील, जिससे वो मटेरियल रख सकते हैं ला करके। ऋण की सुविधा प्राप्त कराई गई थी। आर्थिक योग्यता, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि को मार्च 2022 से आगे बढ़ा करके इसको 24 तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? तो ये स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है। नंबर 1 में दिया है यह 3 देशों में विभाजित है। नंबर 2 में है इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। आगे और इसके ऑप्शन, अच्छा
कुछ स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए थे। तो इनमें देखना है, इस कूट को सही चयन कीजिए। एक सही है, एक व दो दोनों सही हैं, दो सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये पहला और दूसरा दोनों सही हैं। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से के द्वारा वर्तमान इसके साक्ष्य इस द्वीप पर देखे जा सकते हैं। आयोग ने इसमें ए को ही सही माना है। ठीक है, तो हमें आयोग की बात भी मानकर चलना है। उससे आयोग से इतर होके हम तितर बितर हो सकते हैं और इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक लिस्ट है अधिकारियों की, दूसरी है उनके कार्य की। ठीक है, ये जो है इतिहास से लिया हुआ क्वेश्चन है। जो अधिकारी होते थे राज्य में, उनके राज्य के कार्य क्या थे, उस पर ये सम्मिलित करना है प्रश्न को, तब हम सॉल्व कर पाएंगे। एक तलार होता था, इसका क्या कार्य होता था ये देखेंगे हम आगे। पटकोल का क्या कार्य होता था, सहायक साधिपति का क्या कार्य था, और बलाधिप का क्या कार्य था। तो हम आगे चर्चा करते हैं। नंबर 1 में ये देखिए, एक मिनट इसको हम सही करेंगे। नंबर 1 पर है ये चुंगी का सुरक्षक। नंबर 2 पर है चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी। नंबर 3 पर है राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, मतलब पहरेदार। ग्रामीण कर वसूली करने वाले अधिकारी। तो आइए इन पर हम डिस्कस करेंगे। अधिकारी ये हैं और ये सम्मिलित है, और ये इसका आंसर है। तलार होता था, ये राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता था तलार, जो रात में सुरक्षा का कार्य करता है। और पटकोल होता था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। और सहसा अधिपति होता था चोरी डकैती के मुकदमे वाला अधिकारी। और बलाधिप होता था चुंगी का सुरक्षक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन के ये हिस्ट्री का था। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन, बौद्ध, ईसाई और हिंदू। ठीक है, तो उनमें किसका सबसे भौगोलिक भाग नगरीय है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे। अगला, तो थोड़ा बड़ा करते हैं, इससे सही से दिखाई दे। ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, चलिए, ये है जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदाय को जनगणना में जैन समुदाय, देखो जैन समुदाय जो होता है व्यापारी वर्ग होता है, और भारत की जनगणना में संख्या में इनका स्थान कितना परसेंटेज है? 0.4।
प्रतिनिधित्व है जिनका सर्वे भाग नगरीय निवास करता है। तो जैन लोग अधिकतर आपको मिलेंगे क्योंकि इनका व्यापारिक कार्य होता था, तो ये शहरी भाग में मिलेंगे, शहरों में जहाँ इनके बिजनेस व्यापार अच्छे से चलते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं रहते क्योंकि इनका ये कृषि कार्य नहीं करते हैं, बहुत कम इक्का दुक्का अपवाद के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर व्यापार करते हैं, इसलिए इनका ज़्यादातर निवास नगरीय क्षेत्र में होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को समलेखित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को भी इनसे सही उत्तर को चुनना है। इसमें ये यहाँ कूट दिया है, तो यहाँ है विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं और इधर है विधानसभा। ठीक है, तो रमेश तावड़कर हैं और बी में है कुलतार साधवान और सी में है टी सत्यव्रत और डी में है ऋतु खंडारी। इधर नंबर 1 पर है गोवा, नंबर 2 पर है पंजाब, नंबर 3 पर है मणिपुर, नंबर 4 पर है उत्तराखंड। ठीक है, अब इनका सही समलेखन करते हैं हम लोग। ठीक है, तो रमेश तावड़कर गोवा विधानसभा से हैं और कुलतार माधवान है पंजाब से और टी सत्यव्रत हैं मणिपुर से और ऋतु खंडारी है उत्तराखंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरोही क्रम में अवस्थित करना है। कैसा करना है? आरोही क्रम में। नंबर 1 पर है गाजियाबाद, नंबर 2 पे है कानपुर, नंबर 3 पे इसमें दिया है आगरा और चौथे नंबर पे है लखनऊ। और ये हमारे नीचे कोट दिए हुए हैं, तो अब हम इनका व्याख्यात्मक वर्णन करेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं, जिनमें 7 उत्तर प्रदेश में है और 11 के अनुसार ही उत्तर प्रदेश नगरों का जनसंख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम देखना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा संख्या में है वो है कानपुर की। ठीक, और दूसरे नंबर पे है लखनऊ की। अवरोही क्रम है, अवरोही मतलब होता है घटता हुआ। सबसे बड़ा हो गया कानपुर, फिर लखनऊ हो गया, फिर गाजियाबाद हो गया, फिर हो गया आगरा। ठीक है, तो ये इनका अवरोही क्रम है, ऐसा चलता है। ठीक, और आरोही ऐसा चलेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक सही समलिखित है? कौन सा ही समलिखित है? इधर है देव समाज और बी पर है भारत धर्म महामंडल, सी पर है सनातन धर्म रक्षणी सभा और डी में है राधा स्वामी सत्संग। तो इनके इधर दिए हैं कि शहर दिए हैं नगर, महानगर, और उनका संबंध किस शहर से? तो भारत धर्म महामंडल का संबंध कहाँ से है? हरिद्वार से। और देव समाज का है लाहौर से, सनातन धर्म श्री सभा का है कोलकाता से और राधा स्वामी सत्संग का है आगरा से। तो इनमें ये देखना है कितने सही समलिखित हैं। तो हमें इसमें सी सही समलिखित लग रहा है और बाकी ऑप्शन है ही नहीं इसमें।
तो ये हो गया आपका सी उत्तर इसका। इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है? ए है इसमें एच स्पेंसर और बी है इसमें योगेंद्र सिंह, सी है इसमें गुर्गे जीएस धुर्वे, ठीक है, और डी है इसमें एम.एन. श्रीनिवास। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। गोविंद सदाशिव धुर्वे ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे ये। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना करी, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका की शुरुआत किया, ठीक। अगला लेते हैं, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो इसके ऑप्शन नीचे दिए हैं, ताल कटोरा, इंडिया हैबिटेट सेंटर, तीन मूर्ति भवन और विज्ञान भवन। अगले पर चलते हैं। अगला और लास्ट ये है हमारा, इस पर पहले हम डिस्कस करेंगे पिछला जो व्याख्या दिया है उसके ऊपर। चलिए, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर से बनकर तैयार हुआ है। तीन मूर्ति भवन पूर्व में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास था, ठीक है। तो नेहरू जी का ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका निवास स्थान था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है हमारा कोचीन में, ठीक है। सौर ऊर्जा से पूरा जो है एयरपोर्ट संचालित होता है। ये 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को में जो है 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का अपितु भारत का ही नहीं अपितु विश्व का प्रथम ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? ठीक है, तो वो कौन है? हरियाली पानी पसंद जल क्रांति, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये है ये ऑप्शन इसका हरियाली क्रांति। इसको हम व्याख्यात्मक देखते हैं। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्यायन यानी कि मत्स्य पालन और वर्गीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को जो है पानी का संरक्षण बनाना है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही समलिखित नहीं है? ठीक है, तो ये जो ऊपर रेफरेंस दिया रहता है क्या करना है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हमको पूछा गया नहीं है
तो ये पॉइंट जरूर देख लें। ठीक है। ए ईश्वर वर्मन और इसके सामने लिखा है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख। बी हर्ष वर्मन। सी जीवित गुप्ता सेकंड और डी ईशान वर्मन। और इधर ये दिया है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, गया ताम्रपत्र और देव पौराणिक अभिलेख और हरहा पाषाण अभिलेख। तो इसमें से इसका चयन करना है, देखना है कौन कौन सुमलिखित हैं, और जो सुमलिखित नहीं वही इसका उत्तर होगा। सर्व वर्मन है आशीरगढ़ ताम्रपत्र और ईश्वर वर्मन है कहाँ से, जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित। और ईशान वर्मन कहाँ से, हरा पाषाण अभिलेख से। और जीवित गुप्ता है इसके देव पौराणिक अभिलेख से। तो यहाँ गया ताम्रपत्र का संबंध गुप्त राजवंश समुद्रगुप्त से है। ठीक है, तो उत्तर इसका हो जाएगा ये बी। ये जो है सुमलिखित नहीं है और बाकी के लिए सभी सही सुमलिखित हैं। ठीक है। चलिए सूची 1 और सूची 2 सुमलिखित कीजिए। यहाँ ध्यान से देखेंगे इसको। नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन करना है, सही उत्तर को चयन करना है। तो यहाँ दिया है गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, येलो क्रांति और काली क्रांति। तो इनके संबंधित इधर दिए हैं तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन तो हमारा यही हो जाएगा येलो से। बागवानी और शहद ये हो जाएगा आपका गोल्डन से। ठीक है। पेट्रोलियम, ठीक, और उर्वरक हो जाएगा आपका, कहाँ गया ग्रे, अरे पेट्रोलियम उर्वरक इससे हो जाएगा। और बच्चा कौन सा, काली, गोल्डन। तो ये हो जाएगा इससे। को मिला के अब हम इधर और चर्चा कर लेते हैं। जितनी भी क्रांतियाँ हैं तो भी देख लेंगे। तो डी इसका आंसर सही है। ठीक है। ए का 2 और बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। ठीक है, डी का 3 सही है। ये ब्लैक क्रांति थी, पेट्रोलियम सही है। अब इसको देखते हैं। इनमें दिया हुआ है गोल्डन क्रांति किससे है, बागवानी से है। ग्रे क्रांति उर्वरक से है। पीली क्रांति तिलहन से है, पीले फूल लगते हैं उसमें। काली क्रांति ये पेट्रोलियम से है, ये दवा पड़ा माल है अंधकार में। ठीक है। कृषि संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, तो ये कृषि खेती पाती से रिलेटेड है। नीचे क्रांति ये नीली वाली, अरे भाई स्क्रीन का मामला है गड़बड़, होना जो है अब इस पर है ना। तो ये थोड़ा समझ लें आप। यहाँ से है इसका नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति है चमड़ा या कोको गैर पारंपरिक उत्पादन। और गुलाबी क्रांति है प्याज उत्पादन से और झींगा उत्पादन से। सिल्वर है कपास से, क्योंकि सिल्वर और कपास का रंग एक जैसा है। लाल क्रांति है मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। श्वेत क्रांति है दूध उत्पादन से, क्योंकि दूध का रंग भी श्वेत होता है। और रजत यानी कि अंडे का ऊपर, और ये कुक्कट उत्पादन भी अंडे से ही जुड़ा हुआ है। चलिए, तो ये अभी तक हमारे 38 प्रश्नों को सेशन जो भी होगा उसमें भी हम देख के डाल देंगे। तो आप
थोड़ा कमेंट में लिखेंगे, अगर इच्छा हो तो लिखेंगे सेशन कैसा लग रहा है और इसमें क्या और सुधार किए जा सकते हैं, और अगर सही है तो लाइक और शेयर कर दें, इससे हम और अच्छे सेशन ला सकेंगे। जय हिंद।